Hello everyone, welcome to Crystal Hall. This is your Chandra sir, and today we will be dealing with few questions from the Living World chapter. ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। ये पूछ रहा है द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय। अभी फाइलम क्या होती है? जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, उसको हम लोग अलग अलग टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में अरेंज करते हैं। अब ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास जो होते हैं एक पर्टिकुलर टैक्सॉन के अंडर आते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइलम बोलते हैं। ठीक है, तो फाइलम क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास को अगर हम क्लासिफाई करेंगे किसी टैक्सॉन के अंडर, तो वो होगा हमारा फाइलम। ठीक है, अभी टर्म जो था फाइलम, जो नेम था, ये किसने दिया हुआ था? ऑप्शन ए कुवियर, ऑप्शन बी हिकल, ये ऑप्शन सी थियोपैट्रस, ऑप्शन डी लीनियस। ठीक है, ये टर्म फाइलम था ये हेक्केल ने दिया हुआ है। ठीक है, थियोपैट्रस जो थे, एज वी ऑल नो, ही इज वेल नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। और लीनियस जो थे, कार्लस लीनियस जो थे, इन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखी है और इन्होंने सबसे मेजरली जो काम किया है वो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो, अभी हम लोग इसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे अपने पहले क्वेश्चन में। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? देखो, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो होता है एक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर होता है। ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं तो उसको एक प्रॉपर नेम देनी होती है। तो हम लोग एक प्रॉपर वे फॉलो करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, इसमें हम लोग दो चीजों को कंसिडर करते हैं, जीनस और स्पीशीज। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो था ये कार्लस लीनियस ने दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लासेस। अब ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लासेस को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में करके आए, फाइलम। ठीक है, ये भी एक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है, ये भी एक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है, बट ये हायरार्की में हायर है, ये हायरार्की में लोअर है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस को हम लोग एक टैक्सन के अंडर अगर रखेंगे तो वो क्या होगा? फाइलम। तो ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, सिस्टमैटिक्स refers to the study of, option A nomenclature and identification of plants and animals, different kind of organism and their classification, फिर ऑप्शन सी डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड their relationship, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखो, जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो हम लोग उसको नेम करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये होता है क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक्स हम लोग तब बोलेंगे जब हम लोग उसका किसी ऑर्गेनिज्म से कैसे रिलेटेड है, उसके एंसेस्टर्स कौन है, कौन से रिलेटेड स्पीशीज है, उसको भी अगर हम लोग नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के अंडर ले लेंगे, तब वो टर्म तब वो क्या कहलाएगा? सिस्टमैटिक्स। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन, इसमें सिर्फ दो चीजों से डील कर रहे हैं, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर तो नहीं हो रहा है। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफाई कर रहे हैं, अगर हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं तो ये भी नहीं होगा सिस्टमैटिक्स। ठीक है, डाइवर्सिटी एंड काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन, काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी, ये हम लोग क्लासिफिकेशन। एंड द रिलेशनशिप्स अगर हम लोग डाल दे रहे हैं, कैसे रिलेटेड है अलग ऑर्गेनिज्म से, अलग अलग स्पीशीज से, तब हम लोग क्या बोलेंगे उसको? सिस्टमैटिक्स। तो इसी हिसाब से हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सन ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखो, जब हम लोग क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को, अलग अलग टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये हायरार्की वाइज हम लोग डिवाइड करते हैं, लोअर टू अपर। ठीक है, अब जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे तो जो कॉमन कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज करता है।
ठीक है। अब जो सबसे नीचे वाला जो कैटेगरी है, सबसे नीचे वाली जो कैटेगरी है उसको हम लोग बोलते हैं स्पीशीज, और सबसे ऊपर वाली जो अपर मोस्ट टैक्सन है उसको हम लोग बोलते हैं किंगडम। ठीक है। इन अ साइंटिफिक नेम, a name of author is printed in abbreviated, capital letter, bold, italics। अब देखो, जब भी कोई तो हमारा करेक्ट आंसर है एब्रिवेटेड। अब बता रहा हूं कैसे। देखो, जब भी कोई नोमेनक्लेचर हो रहा है और किसी साइंटिस्ट ने वो नेम दिया है तो उसको हम लोग डॉट लगा के एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखते हैं। ये क्या इंडिकेट करता है कि जो साइंटिस्ट ने दिया हुआ है ये इनका अथॉरिटी है। ठीक है। तो वो देने के लिए हम लोग साइंटिफिक का नेम जब भी प्रिंट होगा हम लोग एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्निफेरा इंडिका, मैंगो जो है, अगर हम लोग उसको साइंटिफिक नेम दे तो मैग्निफेरा तो हो गया उसका जीनस, इंडिका हो गया स्पीशीज। अगर डॉट लिन दे तो वो दिखाएगा क्या कि लिनियस ने उसका नेमिंग किया हुआ है। ये अथॉरिटी जाती है किसको? कार्लस लिनियस को। तो हमेशा याद, साइंटिफिक नेम हमेशा एब्रिवेटेड फॉर्म में प्रिंटेड होता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, as we go from species to kingdom in a taxonomical hierarchy, the number of common characteristics, option A will remain same, will increase, will decrease, may increase or decrease। अब देखो, जब भी हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं तो एक प्रॉपर हायरार्की फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। इसको नीचे से ऊपर तक हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ठीक है। अब नीचे जो होती है सबसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पाएंगे और ऊपर जो है ये वाइड वैरायटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी। तो जो जितना हम लोग नीचे जाएंगे, जितना हम लोग एक टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के नीचे आएंगे उतने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ती हैं। ठीक है। और जितना हम लोग ऊपर जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है। तो जैसे हम लोग ये क्या पूछा, एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, और स्पीशीज से किंगडम जा रहे हैं तो क्या कैसे जा रहे हैं हम लोग? ऐसे ऊपर जा रहे हैं, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है। अब ऊपर जा रहे हैं तो क्या होगा? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विल डिक्रीज। ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी और करेक्ट आंसर। ठीक है। टैक्सोनॉमिकल यूनिट फाइलम, in the classification animal is equivalent to which hierarchy level in classification of plants। अब देखो, फाइलम जैसा मैंने बताया कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस को बोलते हैं। अब सेम चीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइलम। अब सेम चीज प्लांट्स में ही फाइलम को हम लोग एक अलग टर्म से डिनोट करते हैं। होते दोनों इक्विवेलेंट ही है। फाइलम को ही हम लोग बस प्लांट्स में डिविजन्स के फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है। किंगडम के बाद डिविजन्स में डिवाइड कर देते हैं प्लांट्स के केस में। एनिमल के केस में हम लोग किंगडम के बाद फाइलम रखते हैं। प्लांट्स के केस में हम लोग फाइलम को एक अलग नाम देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिविजन्स। दोनों इक्विवेलेंट ही हैं, बस नेम अलग अलग है। ठीक है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, अब देखो फाइलोजेनी होता क्या है? फाइलोजेनी, जब हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर्स को, ऑर्गेनिज्म कैसे रिलेटेड है किसी ऑर्गेनिज्म से, फिर उसके एंसेस्टर्स क्या है, इसके एंसेस्ट्रल लिंक भी अगर हम लोग पता करने लग जाते हैं ना, उस हिसाब से एंसेस्ट्रल लिंक के थ्रू अगर हम लोग जो क्लासिफिकेशन करना शुरू कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइलोजेनेटिकल क्लासिफिकेशन या फिर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? हमारा करेक्ट आंसर होगा कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट। ठीक है। इसमें हम लोग इवोल्यूशन को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है। इवोल्यूशन मतलब कैसे रिलेटेड है किसी चीज से, किसी ऑर्गेनिज्म से कैसे रिलेटेड है। ठीक है। ये चीज हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइलोजेनेटिकल क्लासिफिकेशन या फिर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड। अब देखो हाइब्रिड सबसे पहले क्या होता है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म में अगर दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग इनकॉर्पोरेट कर दे रहे हैं तो वो क्या होगा? हाइब्रिड। ठीक है। और इंटरस्पेसिफिक क्या है? दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में अगर हम लोग ये ब्रीडिंग करवा रहे हैं तो वो जो ऑर्गेनिज्म होंगे
उसको हम लोग बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शंस क्या है, लाइगर एंड डॉग। अब देखो लाइगर क्या होता है, लाइगर होता है जब मेल लायन फीमेल टाइगर के साथ ब्रीड करेगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइगर। एंड डॉग क्या है, डॉग तो एक ऑर्गेनिज्म ही है, ये अलग अलग स्पीशीज से नहीं बना है, तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, टाइगन एंड टाइगर, टाइगर एक अपना एक अलग स्पीशीज है, टाइगन एक इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड का एग्जांपल है जिसमें मेल टाइगर जब फीमेल लायन के साथ ब्रीड करता है तो जो ऑफस्प्रिंग आएंगे उसको हम लोग टाइगन बोलते हैं। ठीक है, कैट का अपना एक अलग स्पीशी अलग ऑर्गेनिज्म है, लायन भी अपना एक अलग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये भी कोई इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड का एग्जांपल नहीं हुआ। ये देखो ऑप्शन डी, टाइगन एंड लाइगर, जब मेल टाइगर फीमेल लायन के साथ ब्रीड करता है, जो फिर जो ऑफस्प्रिंग आएगी उसको हम लोग बोलते हैं टाइगन, और जब मेल लायन फीमेल टाइगर के साथ ब्रीड करता है तो जो ऑफस्प्रिंग आएगी उसको हम लोग बोलते हैं लाइगर। तो ये दोनों एग्जांपल क्या है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड के एग्जांपल्स हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो इन ए नोमेनक्लेचर, ऑप्शन ए अ जीनस इज रिटन आफ्टर स्पीशीज। देखो जब भी हम लोग बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर फॉलो करते हैं तो हम लोग दो चीजें कंसिडर करते हैं, जीनस और स्पीशीज। ठीक है, तो उसमें जीनस पहले लिखता है, स्पीशीज बाद में लिखता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या कह रहा है, द जीनस इज रिटन आफ्टर द स्पीशीज, ये तो ऑपोजिट बता रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी, जीनस एंड स्पीशीज में नॉट बी ऑफ सेम नेम, जीनस एंड स्पीशीज में नॉट बी ऑफ सेम नेम, तो ये भी नहीं होगा। बोथ जीनस एंड स्पीशीज आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। टेक्निकली ये प्रिंटेड जब होता है तब तो इटैलिक्स में हम लोग लिखते ही हैं, बट ये पूछ रहा है कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या पूछ रहे, द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल इन बोथ जीनस एंड स्पीशीज, तो ये भी गलत है। वेट अ मिनट, एक मिस्टेक हो गई है, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। बोथ जीनस एंड स्पीशीज जब भी हम लिखते हैं ना तो उसको इटैलिक्स में लिखते हैं। ठीक है, इटैलिक्स में लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अलग से डिफरेंशिएट हो जाए। ठीक है, द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, न्यू सिस्टमैटिक्स जो टर्म है वो किन्होंने दिया हुआ है, जूलियन हॉक्सले ने दिया हुआ है। बेंथम हुकर ने अपना नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, कार्लस लीनियस ने बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर दिया हुआ है। जो न्यू सिस्टमैटिक्स है एक तरह का क्लासिफिकेशन ही है, ये जो टर्म है न्यू सिस्टमैटिक एक तरह का क्लासिफिकेशन है, और ये जो टर्म है ये टर्म दिया हुआ है जूलियन हॉक्सले ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किन्होंने दिया है, डीवेरियस, ऑप्शन ए डीवेरियस, बी कार्लस लीनियस, सी हॉक्सले, डी जॉन रे। अब देखो ये जो हुगो डीवेरियस थे इन्होंने म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, कार्लस लीनियस जो थे इन्होंने बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हॉक्सले जो थे अभी हम लोगों ने पता है क्या पढ़ा इनके बारे में, इन्होंने क्या दिया था, द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स, और जॉन रे जो थे स्पीशीज टर्म जॉन रे ने दिया हुआ है। ठीक है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कार्लस लीनियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, द ब्रांच ऑफ कनेक्टेड, a branch connected with nomenclature identification and classification। अब देखो अगर हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको क्लासिफाई कर रहे हैं और उसका नेमिंग कर रहे हैं, तो वो ब्रांच किसके अंडर आएगी, टैक्सोनॉमी के अंदर आएगी। ठीक है, इकोलॉजी, इकोलॉजी उसको बोलते हैं जो एनवायरमेंटल रिलेटेड स्टडीज जो होती है उसको हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। फिजियोलॉजी जो बोलते हैं हमारा इंटरनल सिस्टम कैसे काम कर रहा है,
अलग अलग फैक्टर्स कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, अलग अलग जो हमारे बॉडी में सिस्टम्स काम कर रहे हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं, उसका स्टडी को हम लोग फिजियोलॉजी बोलते हैं। और मॉर्फोलॉजी जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे जितने भी स्टडीज होते हैं तो उसको हम लोग मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा टैक्सोनॉमी। ठीक है, द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। अब देखो, ये डार्विन थे, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने अपना एक बुक लिखा है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। जो 19th सेंचुरी था, उन्होंने बहुत सारे काम किए अपनी 19th सेंचुरी में। इवोल्यूशन के ऊपर इनका बहुत बड़ा काम है। ठीक है, तो 20th सेंचुरी में क्या हुआ, अर्नेस्ट अर्नेस्ट मेयर जो है, इन्होंने भी बहुत सारे इवोल्यूशन के रिलेटेड का बहुत सारी स्टडीज की हैं, और इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इन्होंने थ्योरी ऑफ रिकैपिचुलेशन भी दिया हुआ है अर्नेस्ट मेयर ने। ठीक है, तो 20th सेंचुरी ने काफी ज्यादा काम इन्होंने किया हुआ है, तो इसीलिए अर्नेस्ट मेयर को हम लोग डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कंसिडर करता है। ठीक है, हुआ क्वेश्चन नंबर 16 पे, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन की जो बेसिक यूनिट है वो होती है स्पीशीज। ठीक है, क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें जो नीचे से ऊपर जाते हैं, तो सबसे नीचे वाला जो टैक्सन होता है वो होता है स्पीशीज, और जो सब टॉप टॉप पे जो हम लोग टैक्सन होता है वो होता है किंगडम। तो बेसिक यूनिट अगर हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म का पता करेंगे तो सबसे पहले तो स्पीशीज उसका देखते हैं। ठीक है, तो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन अगर है तो हम लोग उसको स्पीशीज बोलते हैं। ठीक है, स्पीशीज वैसे होती क्या है, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल्स व्हिच कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स। ठीक है, उसको स्पीशीज बोलते हैं। इन व्हिच ऑर्गेनिज्म प्रोटोप्लाज्म एंड सेलुलर स्ट्रक्चर्स इज एब्सेंट। अब देखो, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन अलोंग विद साइटोप्लाज्म को हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, और सेलुलर स्ट्रक्चर मतलब सेल जैसे जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम लोग सेलुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब एल्गे में क्या है, इसमें सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। यहाँ क्या पूछा है, ऑर्गेनिज्म इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोटोप्लाज्म इन सेलुलर स्ट्रक्चर इज एब्सेंट, नहीं पाया जा रहा। ठीक है, तो एल्गे में पाया जा रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। वायरसेस, वायरसेस नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, इनका कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता, इनमें कोई साइटोप्लाज्म नहीं होते। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोग, तो इसमें प्रोटोप्लाज्म और सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते। ठीक है, तो वायरस होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, किंगडम। इन टोटल हम लोग अभी 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉलो कर रहे हैं, जिसमें से होता है हमारा क्या, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अभी हम लोग फॉलो करते हैं। तो हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, किंगडम। ठीक है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर को हम लोग क्लास बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस को हम लोग फैमिली बोलते हैं। ऐसे ही सबसे जो टॉप पे जो कैटेगरी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे जो टॉप पे है यहाँ पे, इसको हम लोग किंगडम बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर इनसाइड बॉडी इज एग्जांपल ऑफ। इंटरनल इंटरनल एनवायरनमेंट में अगर जो जितने भी रिएक्शन या फिर मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर या फिर कॉन्स्टेंटली अगर हो रहा है, रेगुलेटेड, इजीली हो रहा है, इजीली रेगुलेटेड है, कांस्टेंट है, इनमें कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हीमोस्टैसिस। हीमोस्टैसिस नॉर्मल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, इसको बोलते हैं हीमोस्टैसिस। ठीक है, प्रिजर्वेटिव लिक्विड यूज्ड फॉर फ्लैशी ऑर्गन्स। ठीक है, अब प्रिजर्वेटिव लिक्विड्स जो यूज करते हैं हम लोग फ्लैशी ऑर्गन्स को स्टोर करने के लिए या फिर ऑर्गेनिजम्स को स्टोर करने के लिए, वो होता है फॉर्मेलिन। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। टैक्सन, टैक्सन क्या है,
ऑप्शन ए टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नहीं ये टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज क्या होता है, जीनस, तो ये भी नहीं होगा। अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक, ये है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर हम लोग जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, कोई भी टैक्सन को हम लोग, कोई भी कैटेगरी को अगर हम लोग पकड़ लें किसी भी लेवल पे, तो वो क्या होता है, एक टैक्सन होता है। ठीक है, उसको हम लोग टैक्सन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज सिमिलर टू बोन्स विदाउट फ्लेश, ये स्टेटमेंट किन्होंने दिया है। अब देखो, फाइलोजेनी होती क्या है, फाइलोजेनी वो जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं और किसी ऑर्गेनिज्म का लीनिएज या फिर कैसे एंसेस्ट्रल लीनिएज पता कर लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइलोजेनी। ठीक है, अब बोन्स विदाउट फ्लेश ये एक मेटाफोर है। ठीक है, अगर हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है, और उसका फाइलोजेनी के बारे में पता ही नहीं कर रहे, कैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या उसका डिसेंट है, कैसे रिलेटेड है, इसके बारे में लोग पता ही नहीं कर रहे, तो क्या होगा, बोन विदाउट फ्लेश की तरह होगा। ठीक है, और ये स्टेटमेंट जो है तख्तजान ने दिया था। ठीक है, तो ये बेसिकली इंडिकेट ये कर रहे हैं कि अगर हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हैं और उसका फाइलोजेनी नहीं पता कर रहे, तो काइंड ऑफ इनकम्प्लीट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तख्तजान ने दिया हुआ। ठीक है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय लिनियस वाज, ये जो है कार्लस लिनियस जो है, उन्होंने जब क्लासिफिकेशन देना स्टार्ट किया था, उन्होंने बस मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे अपना ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और जो क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजी के बेस्ड पे हो, सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेस्ड पे, उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, in a five kingdom classification, which single kingdom without the following out of the following can include blue green algae, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और मिथानोजेनिक आर्कीबैक्टीरिया। अब देखो, ये जो तीनों ऑर्गेनिज्म के जो एग्जांपल दिए हैं ना, तीनों बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया को हम लोग कौन से किंगडम में क्लासिफाई करते हैं, मोनेरा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, मोनेरा। मोनेरा किंगडम में हम लोग सिर्फ बैक्टीरिया रखते हैं, ये वाइड वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिज्म भी शो करते हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा मोनेरा। ठीक है, out of which of the following function is exhibited only by green plants not by animals। पहला, तो ग्रोथ एनिमल भी शो करता है, प्लांट्स भी शो करता है। इवन प्लांट तो प्लांट तो हमेशा के लिए हमेशा ग्रो ही करते रहता है, फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट में स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के हेल्प के वजह से ये इसके पास एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इसमें से ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ प्लांट्स कर पाएंगी, एनिमल्स नहीं कर पाते। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, an important criterion for modern day classification। मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन अगर है तो उसके लिए हमारा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है। अब देखो, रिजेम्बलेंस इन मॉर्फोलॉजी। अब सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेस पे अगर हम लोग क्लासिफाई करें आज के डेट में, तो वो इनअप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेस पे अगर हम लोग क्लासिफाई करने बैठे तो वो इनअप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि सिर्फ हम लोग यहाँ पे एक ही कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर कर पाएंगे। ठीक है, और वो भी करेक्ट ना हो पाए। ठीक है, दूसरा एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स। एनाटॉमिकल मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर हम लोग क्लासिफाई करें, फिजियोलॉजी के बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करें, जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर उसका कैसा है, फिजियोलॉजी मतलब वो सिस्टम कैसे काम कर रही है। ठीक है, ये दोनों, इन दोनों के बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करें तो बहुत हद तक हम लोग क्लासिफिकेशन सही होती है, बिकॉज
मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बहुत काफी सिमिलर होते हैं, बॉडी का सिस्टम का काम करने का तरीका भी सिमिलर होता है। तो अगर हम लोग मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन करें, तो अगर हम लोग एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट को कंसिडर करें, तो हम लोग काफी हद तक सही क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो मॉडर्न डे जो क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग अगर हम लोग एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट कंसिडर करें तो हमारा मतलब एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी हम लोग किसको कंसिडर करते हैं, वो है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को हम लोग फादर ऑफ जूलॉजी कंसिडर करते हैं, और थियोपेट्रस को हम लोग फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज ऑप्शन ए they have common genetic material of same type। अब देखो ये ऑप्शन, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है सेम टाइप। ठीक है, अब जेनेटिकली अगर हम लोग सेम तरह के जेनेटिक मटेरियल अगर हमारे में सेम तरह के हैं तो ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, कोई वेरिएशन नहीं होता। ठीक है, वेरिएशन मतलब एक दूसरे के क्लोन ही होंगे उसमें, अगर बिल्कुल वेरिएशन भी ना हो तो। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। ठीक, दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट वेरिंग डिग्रीज, थोड़ी वेरिएशन होता है। हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कहीं ना कहीं कुछ डिग्री से अलग ही होता है। ठीक है, ये इस वजह से होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें थोड़े थोड़े वेरिएशंस है। इसी वेरिएशंस की वजह से हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो वेरिएशंस पैदा हो रहे हैं, ये जेनेटिक मटेरियल तो ठीक है सेम है बट उसमें वेरिएशंस है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। लीनियस इवॉल्व अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। अब लीनियस ने जो सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इवॉल्व किया था उसको हम लोग बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर बोलते हैं। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग जीनस को भी कंसिडर करते हैं और स्पीशीज को भी कंसिडर करते हैं। Which is the difference between taxonomical categories of division and phylum? अब देखो ऑप्शन ए, division is same as kingdom while phylum is more exclusive than division। अब phylum जो है डिविजन, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो सुन, phylum और division दोनों एक ही टैक्सन है, एक ही कैटेगरी है, बस हम लोगों ने नाम अलग अलग दे रखे हैं। फाइलम को प्लांट किंगडम में या फिर प्लांट्स के केस में डिवीजन की तरह ट्रीट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत, पहला ऑप्शन तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। डिवीजन ए इज मोर इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा नहीं है बिल्कुल, दोनों अलग, दोनों इक्विवेलेंट है काफी, तो ऑप्शन बी भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी, डिविजन्स रेफर टू प्लांट्स whereas phylum refers to animal। ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट है, बस हम लोग डिवीजन को प्लांट्स में फाइलम की तरह ट्रीट करते हैं, तो इसीलिए हम लोग, हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। Which of following is less general in characteristics as compared to genus। ठीक है, अब देखो यहाँ लेस जनरलाइज्ड। अब देखो जब हम लोग जनरल बातें की बात करते हैं ना तो हम लोग ओवरऑल बातें कर लेते हैं। ठीक है, जनरलाइज्ड, और जितना स्पेसिफिक बात करेंगे, स्पेसिफिक मतलब कि, अब देखो जनरलाइज मतलब कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग जनरलाइज कर दिए। ठीक है, अब जीनस जो है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज के होके बनता है। अब देखो स्टार्टिंग से ही हम लोग ये जानते आ रहे हैं कि जब हम लोग टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में डील करेंगे, लोअर टू ऊपर अगर हम लोग जाएंगे तो इसमें जितने भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज होता है, मतलब हम लोग और जनरलाइज्ड हो गए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग जनरलाइज करने लग गए, और ऊपर से जितने नीचे आएंगे उतने स्पेसिफिक होंगे। ठीक है, तो लेस जनरल। ठीक है, लेस जनरल मतलब मोर स्पेसिफिक, लेस जनरल मतलब मोर स्पेसिफिक। अब जीनस से, अब जीनस कैसे बना होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज से, तो हम लोग और स्पेसिफिक हो गए।
तो जीनस, तो और स्पेसिफिक होने का मतलब क्या है, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्पीशीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ टू नेम्स, दीज आर जीनस एंड स्पीशीज, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। A species was defined as a population of interbreeding individuals which are reproductively isolated from one another, ठीक है। अब देखो, ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स, अभी जो स्पीशीज है ना, आपस में इंटरब्रीड करते हैं, ठीक है। और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन का मतलब पता है क्या होता है, जब एक स्पीशीज अलग स्पीशीज से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, उसमें अलग बहुत सारे अलग अलग तरह के आइसोलेशन होते हैं, जिससे गैमेट्स फ्यूज नहीं कर पाएंगे, या फिर जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग साइज के होंगे, या फिर जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है वो अलग अलग तरह का होगा। तो ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, ठीक है। और जो स्पीशीज होते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नहीं होता है, ठीक है, वो आपस में इंटरब्रीड कर पाते हैं, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड कर पाते हैं उसको हम लोग स्पीशीज कंसिडर करते हैं। तो ये ऐसे a population of interbreeding individuals with which are reproductively isolated from one another or other population, ये टर्म किसने दिया था, अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। अब देखो, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो होता है जब हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए सिर्फ उसका मॉर्फोलॉजी देखते हैं। ये वन ऑफ द स्टार्टिंग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वन ऑफ द स्टार्टिंग सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन था, ठीक है। तो ये सबसे पहले कार्लस लीनियस ने दिया था, यूज किया था। क्वेश्चन नंबर 35। अब देखो, अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, अब जो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं उनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नहीं है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीशीज बोलते हैं, ठीक है। ये आपस में इनके गैमेट्स फ्यूज होते हैं, आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इंटरब्रीड करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको स्पीशीज बोलते हैं, ठीक है। तो यहीं तक था। थैंक यू एवरीवन।